हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संसद। संसद चैप्टर जो पार्लियामेंट है, एम लक्ष्मीकांत बुक से हम पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 22 है। आप अपने एडिशन के हिसाब से देख लेना, चैप्टर थोड़ा अलग हो सकता है। 22 की जगह 23 हो सकता है अगर नए चैप्टर जोड़े होंगे आपके एडिशन में तो। पर ये चैप्टर 22 के अंदर है, मेरे एडिशन के अंदर तो संसद जो चैप्टर है काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इसके बाद संसद समिति आती है जो मैं आपको पिछले लेक्चर में अटेंड करवा चुका हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे संसद। तो संसद के हम जो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन। फिर हम पढ़ेंगे संसद का गठन। संसद का कैसे गठन होता है, राज्यसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना, दोनों सदनों की संरचना। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे लोकसभा की चुनाव प्रणाली क्या होती है, दोनों सदनों की अवधि क्या होती है, संसद की सदस्यता कैसे ली जाती है, और उसे अगर सदस्यता ले ली जाती है तो उसे दल बदल द्वारा निर्धारित यानी बाहर कैसे कर दिया सकता है। स्थानों पर ऐसे संसद के अंदर कोई सदस्य का मृत्यु हो जाती है या फिर स्थानों किसी कारण से रिक्त हो जाना, और या फिर वो इस्तीफा दे देता है, और उनके वेतन भत्ते क्या होते हैं संसद के सदस्यों के, ये हम पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़ेंगे। फिर हम मैंने संसद को कई 7 पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है और पॉइंट वाइज आपको देखने में थोड़ा आसानी होगी। एकदम सारी चीज़ बता दूंगा तो आपको हो सके याद थोड़ा कम रहे, तो परफेक्ट याद रहे, इसलिए थोड़ा पार्ट में हम देख लेते हैं। तो पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे संसद के पीठासीन अधिकारी। और आप किताब के अंदर वैसे बिल्कुल सिस्टमेटिक है एकदम, ऐसे पार्ट फर्स्ट पार्ट 2 ये एकदम प्रॉपर हेडिंग है लाइन वाइज, तो आप ऐसे कैसे देख सकते हो। तो फिर हम देखेंगे वेतन भत्ते के बाद संसद के पीठासीन अधिकारी के, संसद के कौन कौन अधिकारी होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा उपाध्यक्ष होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का उपसभापति होता है, संसद का सचिवालय, संसद के जो कलेक्टर वगैरह रहते हैं वहाँ पे सारा जो फ्रेमवर्क जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जो कॉपी वगैरह देना, उनको रिकॉर्ड करना, वो हमें आईएएस वगैरह करते हैं। तो वहाँ का जो सचिवालय है वहाँ वो होता है संसद के अंदर। लोकसभा का अपना होता है, राज्यसभा का अपना होता है। संसद में नेता, सदन का नेता कौन होता है, पीएम होता है। विपक्ष का नेता कौन होता है, विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे इस टाइम। सदन का नेता पीएम प्रधानमंत्री होता है, लेकिन अगर वो अनुपस्थित हो तो किसी और को और वो अधिकार दे देता है। ठीक है। फिर एक व्हिप होता है प्रत्येक पार्टी का, जो कि सचेतक कहते हैं, जो कि किसी कानून के समर्थन में अगर अधिकतम वोटिंग चाहिए होती है तो वो व्हिप जारी करता है ताकि अधिकतम सदस्य संसद के अंदर मौजूद रहे और अपना वोट दे सकें ताकि वो बिल में उनका समर्थन ले सकें। पार्ट थर्ड के अंदर हम पढ़ेंगे संसद के सत्र। संसद के सत्र, संसद में किस तरह सत्र मतलब ऐसे स्कूल चलते हैं, गर्मियों की छुट्टी आती है, सत्र मतलब ग्रीष्म सत्र, शरद सत्र, इस तरह। तो संसद के सत्र को कैसे स्टार्ट किया जाता है, आउट करना मतलब स्टार्ट करना, और कैसे स्थगन किया जाता है, कैसे उनको स्थगित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, सत्रावसान किस तरह सत्रों का एंड होता है ना, और उनका विघटन कैसे किया जा सकता है। गणपूर्ति, संसद के अंदर कितने मेंबर होने जरूरी है ताकि उनको सत्र को संचालित किया जा सके। 1/10 सदस्य होना जरूरी है। अगर 1/10 सदस्य नहीं होंगे तो संसद का वो जो दिन है वो स्थगन कर दिया जाएगा अगले दिन के लिए। फिर हम सदन में मतदान किस तरह दिया जाता है, और संसद की भाषा हिंदी, इंग्लिश, और अब तो ये भी लागू कर दिया गया है संसद के अंदर आप अपनी लैंग्वेज अपनी बात कह सकते हो। तो वो जैसे ट्रांसलेट के वगैरह माध्यम से एक दूसरे से समझा जाता है। पार्ट 3 में ये हम पढ़ेंगे। पार्ट 4 में मंत्री एवं महान्यायवादी का, मंत्री एवं महान्यायवादी मतलब संसद के कौन कौन मंत्री होते हैं, और संसद का जो महान्यायवादी जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात रखता है संसद की, तो वो होता है महान्यायवादी। फिर हम पढ़ेंगे लेम डक सत्र, संसदीय कार्रवाई के साधन। संसदीय कार्रवाई किस तरह होती है, सदन प्रश्नकाल होता है, फिर शून्यकाल होता है। प्रस्ताव किस तरह रखा जाता है कोई बिल का, कटौती प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, बनाम अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन, अविश्वास प्रस्ताव, ये सब हेडिंग है। बिल्कुल सिस्टमेटिक दी हुई है किताब के अंदर। वो मैंने एक साथ आपके सामने रख दिया ताकि आपको पहले पता लग जाए कि हम चैप्टर के अंदर क्या क्या देखने जा रहे हैं। तो ये सारे प्रस्ताव, निंदा, धन्यवाद, नियत और औचित्य, आधे घंटे की बहस, फिर आधे घंटे की बहस होती है, फिर अल्पकालिक चर्चा होती है। तो पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे। फिर पार्ट 5 के अंदर हम देखेंगे सरकारी विधेयक बनाम गैर सरकारी। तो सरकारी विधेयक कौन सा होता है, गैर सरकारी विधेयक कौन सा होता है, आप हल्का फुल्का जानते भी होंगे पहले कि सरकारी विधेयक होता है जो सरकार के कैबिनेट
जो मंत्रिमंडल है और सरकार का मंत्रिमंडल है उसके द्वारा लाया जाता है वो सरकारी विधेयक है। बाकी जिनके द्वारा नहीं लाया जाता वो गैर सरकारी विधेयक है। और संसद की विधायी प्रक्रिया, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन लेता है? राष्ट्रपति। दो कारणों से लेता है। एक तो अगर कोई बिल में गतिरोध है दोनों सदनों में तो उस स्थिति में लाया जा सकता है। तो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति लेता है। संसद में बजट पारित होने की प्रक्रिया, तो संसद में बजट किस तरह पारित होता है, किस तरह उनका प्रस्तुत किया जाता है, किस तरह उस पर आम बहस होती है और फिर समितियों द्वारा जांच होती है। तो ये होता है बजट पारित होने की प्रक्रिया। जो कोई आपको हेडिंग बताइए उसकी डिटेल एकदम प्रॉपर जानेंगे हम। बुक्स की जो लाइन टू लाइन आपको समझाई जाएगी और आप साथ में किताब लेकर बैठना ताकि आप इस तरह याद रख पाओ, उनके शॉर्ट नोट्स बना पाओ। और शायद आप पढ़ चुके हो, एक बार रीडिंग लगा चुके हो तो मेरे साथ रीडिंग लगा के उसका रिविजन प्रॉपर कर पाओ। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, चैप्टर जल्दी से जल्दी हो जाएगा। बस यही है, इतने मदद हो जाए काफ़ी है। फिर अपन पार्ट 5 के बाद पार्ट 6 के अंदर पढ़ेंगे संचित नदी। संचित नदी जो भारत सरकार की संचित नदी है वो क्या होती है, लोकलेखा क्या होती है, आकस्मिक नदी क्या होती है, इमरजेंसी के टाइम में आकस्मिक नदी काम आती है, युद्ध के समय काम आती है, संसद की बहुक्रियात्मक भूमिका, राज्यसभा की स्थिति, संसद की समितियां और संसदीय विशेषाधिकार। फिर हम देखेंगे पार्ट 6 के बाद पार्ट 7। ठीक है, पार्ट 7 में हम पढ़ेंगे लोकसभा में SC/ST के लिए आरक्षित सीटें, संसद की संप्रभुता, संसद से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में। फिर लास्ट में संदर्भ सूची जो कि कहाँ से ये पॉइंट लिए गए हैं संविधान से, कोई किताब से, जैसे ओम सुभाष कश्यप की किताब है पार्लियामेंट, उससे भी कुछ पन्नों से यहाँ से इस किताब के अंदर बातें लिखी गई हैं ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें। तो राइटर जो हमारे लक्ष्मीकांत साहब है उन्होंने बहुत सारी बुकों को रीड करके, संविधान को रीड करके वहाँ से कुछ चीज़ें लेके ताकि कंपटीशन वाले बच्चों को, यूपीएससी तैयारी करने वाले बच्चों को अच्छी तरह समझ आ सके, इसलिए उन्होंने प्रॉपर तरीके से लिखा है। और संदर्भ सूची में सब चीज़ लिखा गया है। इसमें 1 2 3 ऐसे पॉइंट भी लिखे हुए हैं किताब के अंदर, आपने गौर किया होगा तो। और उनके पीछे में बताया गया है कि ये पॉइंट कहाँ से लिया गया है, कोई पॉइंट। बाकी तो उन्होंने खुद संविधान वगैरह रीड करके आराम से लिख दिए होंगे। लेकिन अगर कहीं और रेफरेंस बुक से भी कुछ चीज़ें ली गई हैं तो वो यहाँ इसमें लिखी गई हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अब इसका इंट्रोडक्शन। संसद जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन। तो संसद के बारे में आप क्या जानते हैं? जो जानते होंगे वो बहुत अच्छी बात है, उसको हम और आगे बढ़ाएंगे अब। तो इसके इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे अब कि संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। जो इसमें जो लाइन लिखी हुई है वो किताब के अंदर ऐसे लिखी हुई है, उनको मैंने शॉर्ट तरीके से थोड़ा लिखने की कोशिश की है ताकि कम से कम शब्दों में, या फिर वैसे समझाऊंगा तो मैं सारी लाइनें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अपनी लैंग्वेज में लिखिए ताकि आपको और अच्छी तरह समझा सकूँ। तो इसको संसद क्या है? संसद जो हमारा जो पार्लियामेंट है वो कौन सा अंग है केंद्र सरकार का, वो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है, मतलब लेजिस्लेटिव है ना, लेजिस्लेटिव। तो एग्जीक्यूटिव तो अपना कार्यपालिका है, राष्ट्रपति वगैरह, प्रधानमंत्री, ये सब। और लेकिन जो विधायी अंग है वो है संसद, जो कि विधि जिसका जिसका काम होता है विधि बनाना, नियम बनाना, नीति बनाना हमारे देश के लिए। तो ये है विधायी अंग है हमारे संसद जो है केंद्र सरकार का। और संसदीय प्रणाली जो है जैसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। वेस्टमिंस्टर एक जगह का नाम है जिसमें ब्रिटेन की जो संसद है वो वेस्टमिंस्टर जगह पर स्थित है। तो इसलिए सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल, क्योंकि वहाँ से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है अपने यहाँ पे। तो ब्रिटेन के अंदर जो संसदीय व्यवस्था है वही भारत के अंदर संसदीय वैसे नहीं है, लेकिन मिलती जुलती है। जैसे वहाँ पे 2 सदन है, यहाँ पे भी 2 सदन है, इस तरह। तो सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी इसे कहते हैं। अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट व केंद्रीय स्थान रखती है। संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार आदि के बारे में वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 79 से 122 ये आपको ध्यान रखना होगा, बार-बार मैं जिक्र करूँगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो संविधान का 5वें भाग के अंदर जो संघ सरकार नाम से है उसमें 79 से 122 अनुच्छेद है। उसमें संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार आदि के बारे में वर्णन किया गया है। तो संसद का गठन 3 से होता है डिपार्टमेंट से, या फिर 3 बॉडी कह लें आप, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा।
फिर अपन किताब पे आते हैं। किताब में एक दो लाइन एक्स्ट्रा है, वो आपको बता देता हूँ। 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा एवं लोकसभा शब्द को अपनाया गया। राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है, दूसरा चैम्बर या बड़ों की सभा, जबकि लोकसभा निचला सदन, पहला चैम्बर या चर्चित सभा कहलाता है। राज्यसभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि लोकसभा संपूर्ण रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो राज्य परिषद पहले कहा जाता था, अब राज्यसभा कहा जाता है, उच्च सदन भी कहते हैं इसे। जनता का सदन जो लोकसभा कहते हैं, निचला सदन। तो राज्यसभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। राज्यसभा में कौन होते हैं? संघ एवं राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि, और लोकसभा संपूर्ण रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक जब तक विधि नहीं बनता तब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं दे देता। मतलब विधि तभी बनता है, कोई भी संसद के अंदर कानून तभी बनता है जब राष्ट्रपति अपने साइन कर दे। तो राष्ट्रपति संसद के कुछ चुनिंदा कार्य भी करता है। उदाहरण स्वरूप राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्रावत करता है, सत्रावसान करता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है राष्ट्रपति। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। जैसे कोई इंपॉर्टेंट कानून बनाना हो, देश के अंदर कोई ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई हो किसी चीज़ के बारे में, तो वो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, ताकि संसद के सभी सदस्य लोकसभा राज्यसभा में उपस्थित हों और कानून बनाया जा सके आसानी से। इस मामले में भारतीय संविधान अमेरिका के स्थान पर ब्रिटेन की पद्धति पर आधारित है। ब्रिटेन की संसद ताज राजा या रानी, हाउस ऑफ लॉर्ड ऊपरी सदन व हाउस ऑफ कॉमन्स निचला सदन से मिलकर बनती है। तो ब्रिटेन के अंदर जो है संसद ताज है, वो तो राष्ट्रपति की तरह काम करता है, राजा या रानी जो है। और हाउस ऑफ लॉर्ड उसे ऊपरी सदन कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स निचला सदन होता है ब्रिटेन के अंदर। भारत के अंदर राजा जो है वो तो राष्ट्रपति है, मतलब वहाँ राजा जो काम करता है वो यहाँ राष्ट्रपति करता है। और निचला सदन है वो लोकसभा है, ऊपरा सदन राज्यसभा है। इसके विपरीत अमेरिकी राष्ट्रपति विधानमंडल का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। राष्ट्रपति विधानमंडल का अंग नहीं है, वो सिर्फ चयन करने का कार्य करता है। जबकि भारत के अंदर राष्ट्रपति एक महत्वपूर्ण अंग है, जो कि संसद के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और काफ़ी कुछ लोकसभा राज्यसभा के से अधिकतम ज़्यादा भी शक्तियाँ रखता है इमरजेंसी टाइम में, या फिर जब जरूरी हो बहुत ज़्यादा तब। बाकी लोकसभा राज्यसभा ही करते हैं सारे कार्य। बाकी जो विधि तभी बनता है जब राष्ट्रपति अपने साइन कर दे। इसके विपरीत अमेरिकी राष्ट्रपति विधानमंडल का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। और अमेरिकी संसदीय व्यवस्था के अंदर अमेरिकी जो प्रशासन है उसके अंदर जाएँ तो अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति व्यवस्था है। तो राष्ट्रपति विधानमंडल का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। वहाँ पे अमेरिका में विधानमंडल को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ की जो संसद है उसे कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के अंतर्गत सीनेट को ऊपरी सदन कहते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है उसे निचला सदन कहते हैं। तो सरकार की संसदीय व्यवस्था में विधायी व कार्यकारी अंगों में परस्पर निर्भरता पर जोर दिया जाता है। तो भारत के अंदर संसदीय व्यवस्था है, संसदीय पद्धति है प्रशासन की। तो उसके अंदर विधायी मतलब लेजिस्लेटिव और कार्यकारी एग्जीक्यूटिव दोनों के परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और मिलकर कार्य करते हैं टीम की तरह। अतः हमारे यहाँ संसद में राष्ट्रपति ब्रिटेन की संसद में ताज की तरह है। और वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पद्धति वाली सरकार में विधायी और कार्यकारी अंगों को अलग करने पर जोर दिया जाता है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस का घटक नहीं माना जाता। तो अब देखेंगे हम दोनों सदनों की संरचना। तो दोनों सदनों की संरचना, राज्यसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना। तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। इनमें से 238 सदस्य राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के 245 सदस्य हैं। वर्तमान में राज्य के 245 सदस्य हैं। इनमें 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इसलिए राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश में तो 31 सीट है
राज्यसभा के अंदर उत्तर प्रदेश की 31 सीट है, जबकि त्रिपुरा से सिर्फ 1 सदस्य है। अमेरिका में सीनेट में राज्यों का प्रतिनिधित्व बराबर होता है, वहाँ भी प्रत्येक राज्य की सीट बराबर होती है अमेरिका के सीनेट के अंदर, मतलब उच्च सदन के अंदर, जैसे हमारे राज्यसभा है इंडिया के अंदर, तो वहाँ का जो सीनेट है उसमें बराबर सीट होती है प्रत्येक राज्य की। जबकि भारत में कैसे है, भारत में जनसंख्या के आधार पर है, तो जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 31 सीट है, त्रिपुरा में 1 सीट है। तो हालांकि अमेरिका में जनसंख्या के स्थान पर सभी राज्यों में सीनेट में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। अमेरिकी सीनेट में कुल 100 सीटें हैं तथा प्रत्येक राज्य को 2 सीटें प्राप्त हैं, जबकि भारत के अंदर 100 से ज़्यादा सीटें हैं और राज्य और जनसंख्या के आधार पर है। तो जैसे उदाहरण भी दे दिया गया उसमें, यूपी में 31, त्रिपुरा में 1। तो उसमें दूसरा जो पॉइंट है वो है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है ना। तो राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र का प्रत्येक प्रतिनिधित्व इस कार्य के लिए निर्मित एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। यह चुनाव भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। 7 संघ राज्य क्षेत्रों में से सिर्फ 2 दिल्ली व पुडुचेरी के प्रतिनिधि राज्यसभा में हैं। अन्य 5 संघ शासित प्रदेशों की जनसंख्या तुलनात्मक रूप से काफी कम होने के कारण राज्यसभा में उन्हें अलग प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। तीसरा पॉइंट है नामित या नाम निर्देशित सदस्य। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित या नाम निर्देशित करता है, जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो। ऐसे व्यक्तियों को नामांकित करने के पीछे उद्देश्य है कि नामी या प्रसिद्ध व्यक्ति किसी चुनाव के राज्यसभा में जा सके। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिका सीनेट में कोई नामित सदस्य नहीं होता। तो भारत के अंदर 12 सदस्य नामित कर दिए जाते हैं। कला सदस्य जैसे अपनी इस टाइम जो है सचिन तेंदुलकर है, पहले लता मंगेशकर थी, अब तो खैर खत्म हो गई वो। और भी हैं जो अच्छे राइटर हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, आप खिलाड़ियों को देखते होंगे, बजरंग नाम से खिलाड़ी है कुश्ती का, तो वो राज्यसभा के अंदर है। तो इस तरह बहुत सारे हैं। तो जो ऐसे 12 सदस्यों को हमारा राष्ट्रपति चुनता है। तो लोकसभा की संरचना अब हम देखेंगे। लोकसभा की संरचना, तो लोकसभा की अधिकतम संख्या है वो 552 निर्धारित की गई है, 552। इनमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित या नाम निर्देशित करता है। वर्तमान में लोकसभा के 545 सदस्य हैं। इनमें से 530 सदस्य राज्यों में, 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित या नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन समुदाय से हैं। ये अब खत्म हो गया है, कानून बनाकर खत्म कर दिया गया है। अब 2 सदस्य जो राष्ट्रपति है वो एंग्लो इंडियन अब नहीं मतलब राष्ट्रपति नहीं चुन पाएगा, अपना मनोनीत नहीं कर पाएगा 2 एंग्लो इंडियन को, वो कानून खत्म कर दिया गया। क्योंकि अब एंग्लो इंडियन की जनसंख्या भारत के अंदर बहुत कम है। जब भारत देश जस्ट आज़ाद हुआ था उस टाइम उनकी जनसंख्या थी यहाँ पे, तो उस तरह उनको जनसंख्या के आधार पर 2 सीट उनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कर दी जाती थी। लेकिन अब क्योंकि ज़रूरत नहीं है तो सरकार ने उसको कानून बनाकर खत्म कर दिया इसे। तो अब देखेंगे हम राज्यों का प्रतिनिधित्व। लोकसभा के अंदर जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व किस तरह है। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि राज्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। भारत के हर नागरिक को जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और जिसे संविधान या विधि के बंदों के मुताबिक अयोग्य नहीं ठहराया गया हो, मत देने का अधिकार है। तो 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए और मत दे सकता है। और 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो 1988 में ये कानून बना, पहले 21 वर्ष थी हमारी जो वोट देने की जो एज थी, जो 18 कर दी गई है 1988 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये है राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो लोकसभा में तो राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, डायरेक्ट जो पीपल है हमारे भारत देश के निर्वाचन क्षेत्रों के जो लोग हैं वो वहाँ से प्रतिनिधि भेजते हैं, तो वही राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो प्रतिनिधि होते हैं। तो चुनता कौन है, डायरेक्ट हमारे लोग चुनते हैं। लोकसभा के चुनाव होते हैं वो डायरेक्ट लोग देते हैं ना। तो दूसरा जो पॉइंट है इसमें संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। तो संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रतिनिधित्व है, संघ राज्य क्षेत्र मतलब जो केंद्र सरकार के संविधान ने संसद को संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि को चुनने की विधि के निर्धारण का अधिकार दिया है। मतलब संविधान ने खुद अधिकार दिया है कि संसद अपने अब चाहे तो किसी संघ राज्य क्षेत्र से प्रतिनिधि को मतलब चुनवा सकता है, मतलब उसे अधिकार है। वो चाहे तो खुद मनोनीत कर ले वहाँ का या फिर ना भी करे, तो उसको अधिकार दिया गया है। तो इसी के तहत संसद ने संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 बनाया, जिसके तहत संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, फिर अपन देखते हैं नामित या नाम निर्देशित सदस्य। अगर एंग्लो इंडियन समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो तो राष्ट्रपति द्वारा
इस समुदाय के 2 लोगों को नामित या उनका नाम निर्देशित कर सकता है। शुरुआत में यह उपबंध 1960 तक के लिए था, लेकिन 79वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1999 इस उपबंध को 2010 तक के लिए बढ़ा दिया गया, जो कि अब खत्म कर दिया गया है। नामित या नाम निर्देशित सदस्य, है ना, ये एंग्लो इंडियन ये खत्म कर दिया गया है अब, ठीक है। और देखेंगे लोकसभा की चुनाव प्रणाली के लोकसभा के चुनाव कैसे होते हैं। तो लोकसभा चुनाव प्रणाली से संबंधित विभिन्न पहलू इस प्रकार हैं। तो उसमें है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। तो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, लोकसभा में जो सदस्य जाते हैं वो हमारे क्षेत्रों से जाते हैं, तो हमारा जो फिक्स क्षेत्र होगा उससे एक प्रतिनिधि जाएगा। तो जो जो फिक्स क्षेत्र है उसे कहते हैं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। तो लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन कराने के लिए सभी राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इस संबंध में संविधान ने 2 उपबंध बनाए हैं। पहला उपबंध है, लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य को ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से और उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथा साध्य एक ही हो। यह उपबंध उन राज्यों पर लागू नहीं होगा जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है। कहने का अर्थ यह है कि जो जनसंख्या के आधार पर जो प्रदेश निर्धारित किया जाएगा कि इससे एक प्रतिनिधि लोकसभा में जाना है, तो उसको इस तरह निर्धारित किया जाएगा उस फिक्स प्रदेश को कि भारत देश के अंदर सभी प्रदेश बराबर जनसंख्या अनुपात में हो, मतलब बराबर क्षेत्र हो, जनसंख्या के आधार पर बराबर क्षेत्र हो कि 6 लाख लोगों पर राजस्थान के अंदर झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट का ये क्षेत्र है वो 6 लाख पब्लिक के एक सीट है। तो इसी तरह दूसरे मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, वहाँ पर भी 6 लाख पब्लिक के लिए एक सीट निर्धारित की गई है, उस तरह से क्षेत्र निर्धारित किया गया है। तो कहने का अर्थ है जनसंख्या के आधार पर पूरे भारत देश के अंदर बराबर प्रतिनिधित्व कर सके लोगों का। तो 6 लाख यहाँ पर है, 6 लाख ही दूसरे राज्य के अंदर है, तो इतने लोगों का एक प्रतिनिधि होगा। ये पहला पॉइंट है इसके अंदर, कहने का अर्थ है। लेकिन ये उन पे लागू नहीं होगा जिसकी जनसंख्या 60 लाख से कम है। जिस राज्य की जनसंख्या 60 लाख से कम है, या फिर किसी केंद्र शासित प्रदेश की जिसकी जनसंख्या 60 लाख से कम है, जैसे त्रिपुरा वगैरह, बहुत छोटे छोटे राज्य हैं जिनमें 60 लाख से कम जनसंख्या होगी, हो सकती है, या फिर हो सकता है अगला जो जनगणना हो उसमें ज़्यादा हो जाए 60 लाख से, तो उनको शामिल कर लिया जाएगा। फिर इसमें दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथा साध्य एक ही हो। तो प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्यों में यथा साध्य एक ही हो। जो मैंने पहले बताया था वही पॉइंट है ना। तो दोनों एक कहने का दोनों पॉइंटों का एक ही है, मतलब फिक्स जो प्रदेश है वो जनसंख्या बराबर होनी चाहिए प्रत्येक राज्य के अंदर, तो वहाँ से प्रत्येक उस जनसंख्या का एक प्रतिनिधि होगा। ये बात इसमें प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के अंदर की गई है। तो इस तरह प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। फिर जो दूसरा पॉइंट है, इसमें 1-2 लाइन और है, वो भी पढ़ देता हूँ। संक्षेप में संविधान सुनिश्चित करता है कि राज्यों के बीच उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के बीच प्रतिनिधित्व में एकरूपता हो। तो संविधान है ना, तो एकरूपता होनी चाहिए प्रत्येक राज्य में, जो जनसंख्या की जो सीट है वो एकरूपता होनी चाहिए पूरे देश के अंदर। जनसंख्या से आज अंतिम जनसंख्या की जनगणना से है जिसकी सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं। तो लास्ट जो जनगणना हुई थी, अभी जो 2011 की जनगणना चल रही है, अभी तो जनगणना हुई नहीं 2021 में, मतलब हो गई होगी तो अभी प्रकाशित नहीं हुई। तो जो प्रकाशित हो चुकी है उसके आधार पर अंतिम जनसंख्या की जनगणना है, उसके आधार पर ही निर्धारित किए जाते हैं जो सीट है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। तो ये है। फिर दूसरा जो पॉइंट है, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। तो अब जनगणना होगी नहीं तो जनसंख्या बढ़ेगी, तो उस हिसाब से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र भी चेंज करने पड़ेंगे। तो वो पॉइंट है इसके अंदर, उसकी डिटेल इसके अंदर दी गई है। 8-10 लाइनें पढ़ देता हूँ। प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर पुनः समायोजन किया जाता है। राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन। तो लोकसभा में स्थानों का आवंटन कि लोकसभा में कितनी सीट होगी, और राज्य के अंदर निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन। तो ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो निर्वाचन क्षेत्र, एक ही निर्वाचन क्षेत्र 2 में बदलना पड़ जाएगा, नहीं। तो इस तरह संसद को यह अधिकार है कि वह इसके लिए प्राधिकार और नीति का निर्धारण करे। इसी के तहत संसद ने 1952, 1962, 1972 व 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम लागू किए। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को वर्ष 2000 तक के लिए स्थिर कर दिया गया। 1971 की जनगणना के आधार पर
तो 2000 तक जो सीट है लोकसभा की वो निर्धारित फिक्स कर दी गई 1971 की जनगणना के आधार पर। इस प्रतिबंध को चौरासीवें संशोधन अधिनियम 2001 में अगले 25 वर्षों यानी वर्ष 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो दोबारा 2001 में एक और संशोधन किया गया 84वें संशोधन, जैसे 25 वर्ष और आगे बढ़ा दिया 1971 के आधार पर। जो जनगणना 1971 में जनगणना हुई थी उसी के आधार पर अभी जो सीट है 2026 तक रहेंगी। तो अभी 2023 चल रहा है, तो 2026 तक ये फिक्स सीटें रहेंगी। तो इसका कारण ये है कि कोई राज्य अगर भाई भारत में एक प्रयास केंद्र सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जनसंख्या कंट्रोल रहे, नियंत्रित रहे। तो अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो उस राज्य की लोकसभा में प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। तो वो नहीं चाहते कि इसका नुकसान उन लोगों को हो जो जो राज्य कंट्रोल किए हुए हैं अपनी जनसंख्या को, तो उनको नुकसान हो जाएगा ना भाई, उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा वहाँ पे। तो कल को कानून बना हुआ तो उसका प्रतिनिधित्व कम होगा, तो फिर वोट भी कम होंगे ना उसके। तो इस कारण से केंद्र सरकार ने इसको 1971 की जनगणना के आधार पर अभी तक रखा हुआ है 2026 तक, ताकि सभी राज्यों को उसी आधार पर प्रतिनिधित्व मिलता रहे और जनसंख्या जो है सभी राज्य उनको फ़ायदा मिले, जिनका जनसंख्या कम है और प्रतिनिधित्व अभी भी बराबर है, और जिनकी जनसंख्या बढ़ चुकी है लेकिन प्रतिनिधित्व अभी भी कम है, तो उनका फ़ायदा मिलना चाहिए। इस वजह से 2026 तक इसको लगातार बढ़ाया गया है। और थोड़ा मुश्किल भी होता है लगातार निर्वाचन क्षेत्र विभाजित करना, प्रशासनिक तौर पर खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो उस तरह भी देखा गया होगा, लेकिन मूल जो उद्देश्य है उसका ये है संविधान के अंदर, जो केंद्र सरकार इसको लगातार आगे बढ़ा रही है उसका मेन कारण ये है। लेकिन अब 2026 के बाद 2031 की जनगणना होगी, उसके बाद इसको बढ़ा दिया जाएगा निश्चित रूप से। और कह नहीं सकते को बाकी केंद्र सरकार के ऊपर है, वो अपना कोई एक और संशोधन ला के फिर और आगे बढ़ा दे तो बढ़ा दे। वैसा इस टाइम होगा नहीं, क्योंकि काफ़ी आप अपन काफ़ी 1971 का जनगणना काफ़ी ओल्ड हो चुकी है, अब तो उसकी जनसंख्या डबल हो चुकी हो, 1.5 गुना, डबल नहीं तो आधी तो बढ़ी गई होगी भाई पहले से। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में सरकार को यह शक्ति दी गई है कि वह 1991 की जनगणना की जनसंख्या के आधार पर राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन एवं संयुक्तिकरण कर सकती है। बाद में अभी हम प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन बिंदु के अंदर ही पढ़ रहे हैं, जो 8-10 लाइनें वो बता रहे हैं, आप समझ तो गए वैसे। बाकी जो मेन जो संशोधन वगैरह वो अपन देख लेते हैं। बाद में 87वें संशोधन अधिनियम 2003 में निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर करने के लिए कहा गया, न कि 1991 की जनगणना के आधार पर। हालांकि इस तरह के बदलाव राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन की संख्या को बिना बदले किए जाते हैं। तो अभी तक तो राज्यसभा लोकसभा में सीट बदली नहीं गई है, बाकी ये है। अब देखते हैं अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए। तो अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण तो लोकसभा के अंदर, हालांकि संविधान में किसी धर्म विशेष की प्रतिनिधित्व पद्धति का त्याग किया गया है, लेकिन जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अनुसूचित जाति व जनजातियों की लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई है। वो क्यों की गई है? क्योंकि उनकी जो जनसंख्या है उस आधार पर लोकसभा के अंदर प्रतिनिधित्व नहीं है, क्योंकि वो शैक्षिक रूप से, सामाजिक तौर पर SC ST और आप छोटी-छोटी जाति होते होंगे, सवरेज वगैरह काम करती है, भंगी और भी, मतलब इनको मैं नाम भी लूँगा तो शायद हो सकता है ऑड लगे, लेकिन वो छोटी-छोटी जातियाँ जिनका प्रतिनिधित्व लोकसभा के अंदर नहीं है, तो उनको 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 आरक्षण देना पड़ा सीटों को, उनके लिए फिक्स सीटें दी गई ताकि उनका भी प्रतिनिधित्व हो और कानून बनाने में उनकी भी भूमिका हो, क्योंकि लागू तो अंतिम तौर पर उन पर ही होगा, उन पर भी होगा ना भाई, पूरे देश के अंदर होगा तो उनका प्रतिनिधित्व होना जरूरी था। इस वजह से सीटों का आरक्षण दिया गया। प्रारंभ में आरक्षण 10 वर्षों के लिए किया गया था 1960 तक। इसके बाद इसे हर 10 वर्ष के बाद 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, क्योंकि अब भी उनका प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर अब भी नहीं है, अब भी उनका बहुत घना चुनाव है। सीटें आरक्षित कर दी गई हैं, फिर भी वो बहुत पिछड़े हुए हैं। अगर अब भी हटा दें तो हो सकता है दोबारा दोबारा 1-2 पे आ जाएगा लास्ट में, 2-4 मतलब 10-20 पे आ जाएगी मान के चलो, मतलब आधी हो जाएगी डायरेक्ट, ये मान के चलो अगर सीटें, क्योंकि वो टक्कर में नहीं है, वो शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो चुनाव वगैरह लड़ने में इतने समर्थ नहीं होंगे जो। तो ये रिपोर्टों के आधार पर होता है, 10 वर्ष बढ़ाना कोई ऐसे नहीं होता है। तो बहुत सारी रिपोर्टें बीच बीच में एनालिसिस करती है केंद्र सरकार, विभाग होते हैं, समितियाँ होती हैं, वे समितियाँ बैठाई जाती हैं, इसके बाद इनको बढ़ाया जाता है 10 वर्ष का आगे सब। तो लोकसभा के अंदर सीटों का आरक्षण है SC और ST के लिए।
हालांकि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई है, लेकिन उनका निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं द्वारा किया जाता है। मतलब उनको वोट तो सभी सभी देंगे, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी है, वो तो सिर्फ मतलब वहाँ पे लड़ेगा एससी या एसटी कैंडिडेट, ये है। इस तरह निर्धारित किया जाता है। बाकी तो वोट तो सभी देंगे और सभी का वो प्रतिनिधित्व करेगा और कार्य भी सभी का करेगा और सबकी बात सुनेगा, सबके मसले हल करेगा। तो ये उसके अधिकार क्षेत्र में है सब कुछ। तो 84वें संशोधन अधिनियम 2001 में आरक्षित सीटों को 1991 की जनगणना के आधार पर पुनः नियत किया गया। सामान्य सीटों की तरह 87वें संशोधन अधिनियम 2003 में आरक्षित सीटों को 1991 की बजाय 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः नियत किया गया। और देखेंगे अपन आनुपातिक प्रतिनिधित्व न अपनाना। तो लोकसभा की चुनाव प्रणाली के अंदर हम प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र देख चुके हैं, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन देख चुके हैं, अनुसूचित जाति व जनजाति की सीटों का आरक्षण है वो देख चुके हैं। अब हम देखेंगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व न अपनाना। हालांकि संविधान में राज्यसभा के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई। मतलब जो चुनाव जो प्रक्रिया है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन इस प्रणाली को लोकसभा में नहीं अपनाया गया। इसकी जगह प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जरिए लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचित करने को आधार बनाया गया। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य एक भूभागीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है, अतः ऐसे निर्वाचन क्षेत्र को एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। इस पद्धति के तहत जिस प्रत्याशी को अधिक मत प्राप्त होते हैं उसे विजयी घोषित किया जाता है। प्रतिनिधित्व की सामान्य बहुमत पद्धति का यह प्रतिनिधित्व पूरी चुनाव प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व नहीं करता। दूसरे शब्दों में यह अल्पसंख्यकों छोटे समूह के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित नहीं करता। तो इसमें छोटी सी कमी भी है जो इसमें लिखी हुई है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उद्देश्य क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व विभेद को हटाना है। इस व्यवस्था के तहत लोगों के सभी वर्गों को अपनी संख्या के अनुसार मिलता है, यहाँ तक कि सबसे छोटी जनसंख्या वाले वर्ग को भी विधानमंडल से इसका हिस्सा मिलता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के दो प्रकार हैं, जिनके नाम है एकल हस्तांतरणीय व्यवस्था और सूची व्यवस्था। भारत में राज्यसभा, राज्य विधान परिषदें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है, और जो लोकसभा के अंदर है वो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। यद्यपि संविधान में कुछ सदस्यों ने लोकसभा सदस्यों के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की वकालत की थी, लेकिन इसे संविधान में दो कारणों से नहीं अपनाया गया। पहला, मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया जो कि एक जटिल है, जो कि मैं आपको शायद आपने सुनी होगी या ना सुनी होगी। सूची व्यवस्था, इसमें क्या है, सूची व्यवस्था के अंदर सबको वोट देना होता है, और जो इसका तो ये अपने यूज नहीं लेती और लोगों को समझ भी नहीं आएगा जल्दी से। तो इसलिए क्योंकि थोड़ा जटिल है ना, तो लोग तो बोलेंगे लोकसभा के अंदर तो डायरेक्ट है वही वोट देंगे, अगर उनको समझ ही नहीं आएगी प्रक्रिया तो भरोसा कैसे होगा। तो इसलिए बहुत आसान प्रक्रिया अपनाई गई है, प्रादेशिक डायरेक्ट, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। तो सूची व्यवस्था इनके अंदर अलग प्रक्रिया है, ये नीदरलैंड, डेनमार्क इन देशों में यूज की जाती है। तो इसके अंदर सभी मतलब अभी तो क्या अपन सिर्फ एक कैंडिडेट को वोट देते हैं, है ना, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसमें प्रेफरेंस होती है कि पहले नंबर पे आप कौन चाहते हो, दूसरे नंबर पे आप कौन चाहते हो, तीसरे नंबर पे कौन चाहते हो, इस तरह फिर सबकी वो एक फिर सिस्टमेटिक होता है। फिर कितनी वोट परसेंटेज, मतलब कितने लोग ज़्यादा हैं जो पहले तीसरे वाले बंदे को ज़्यादा चाहते हैं, फिर इस तरह हो जाती है। मतलब फिर जो सबसे कम है वो हटा दिया जाता है उसको अपने आप, फिर लास्ट में फिर सबसे एक बचता है लास्ट में। तो इसके लिए आपको एक अलग क्लास लेनी पड़ेगी, आप यूट्यूब पे देख लेना, एक क्लास सूची व्यवस्था। वैसे हाँ, आ सकता है क्वेश्चन, अगर कंपैरिजन करना हो कि हमारी जो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है हमारे देश के अंदर, उसके विदेशों की जो एकल अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है लोकसभा के, मतलब वहाँ के लोअर हाउस के अंदर, तो उस तरह के क्या अंतर है उनमें, क्या उनमें प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, और क्या आपका बैलेंस व्यू है, क्या होना चाहिए। तो इस तरह आ सकता है क्वेश्चन, तो आप आंसर दे पाओगे। प्रादेशिक पत्र प्रणाली तो मैं आपको समझा दिया, बाकी सूची व्यवस्था आपकी थोड़ी सी क्लिक कर दिया आपको कैसे क्या है।
बाकी आप एक अच्छे से क्लास लेना, 5-10 मिनट में समझ जाओगे कैसा क्या है, ठीक है। तो बहुदलीय व्यवस्था के कारण संसद की स्थिरता, और दल भी बहुत सारे हैं, तो कैंडिडेट कितने सारे होंगे, तो इस तरह। तो इसमें हमारे देश के अंदर अनुपातिक प्रणाली को नहीं अपनाया गया है। तो इसके दोष भी हैं कुछ, काफ़ी खर्चीली व्यवस्था है, उपचुनाव का कोई अवसर प्रदान नहीं करती, यह मतदाताओं एवं प्रतिनिधियों के बीच आत्मीयता को कम करती है, यह अल्पसंख्यक एवं सामूहिक हितों को बढ़ावा देती है, यह पार्टी व्यवस्था के महत्व को बढ़ावा देती है एवं मतदाताओं के महत्व को कम करती है। अब देखेंगे हम तो, अब अपन देख चुके हैं लोकसभा की चुनाव प्रणाली के अंदर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, आनुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाना, क्यों नहीं अपनाया, ये आप समझ चुके हो क्या अनुपातिक प्रतिनिधित्व अपन ने क्यों नहीं अपनाया। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपन ने क्यों अपनाई लोकसभा के अंदर, ठीक है। अब हम देखेंगे दोनों सदनों की संरचना। दोनों सदनों की संरचना तो हम देख ही रहे हैं, उसमें राज्यसभा की संरचना हमने देख ली, फिर लोकसभा की संरचना हमने देख ली, फिर लोकसभा की चुनाव प्रणाली हमने देख ली। अब हम दोनों सदनों की अवधि की, राज्यसभा की कितना कार्यकाल होता है, लोकसभा क्या कार्यकाल होता है, वो हम देखने जा रहे हैं। तो पहले देखेंगे राज्यसभा की अवधि। राज्यसभा पहली बार 1952 में स्थापित निरंतर चलने वाली संस्था है, यानी यह एक स्थायी संस्था है, इसका विघटन नहीं होता, किंतु उसके एक तिहाई सदस्य एक हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ये सीटें चुनाव के लिए फिर भरी जाती हैं और राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष के शुरुआत में मनोचयन होता है। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी बार चुनाव लड़ सकते हैं और नामित हो सकते हैं, मतलब एक बार राज्यसभा के अंदर चुन लिया गया तो वो दोबारा लड़ सकता है, और कितनी बार लड़ सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो हर दूसरे वर्ष एक तिहाई सदस्य रिटायर हो जाते हैं इसके अंदर, और ये एक स्थायी संस्था है, वह घटित नहीं होती, ठीक है। और हर तीसरे वर्ष राष्ट्रपति वो अपने सदस्य चुनता है, जो मनोनीत सदस्य है ना। संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए पदावधि निर्धारित नहीं की थी, इसे संसद पर छोड़ दिया गया था। जब स्टार्टिंग में 1950-1952 जैसे होता था उस टाइम इसकी पदावधि निर्धारित नहीं की गई थी। इसी के तहत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर संसद ने कहा कि राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 साल की होनी चाहिए। इस अधिनियम ने भारत के राष्ट्रपति को पहली राज्यसभा में चुने गए सदस्यों की पदावधि कम करने का अधिकार दिया। पहले बैच में यह तय हुआ कि लॉटरी के आधार पर सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाए। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्यों की सेवानिवृत्ति के आदेश को शासित करने वाले उपबंध बनाने का अधिकार भी दिया गया। तो पहले बैच में तय कर दिया गया कि सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाए पहले बैच के अंदर। फिर धीरे धीरे वो लास्ट में ऐसे सिस्टम लागू कर दिया कि अ, हर दूसरे वर्ष में 1/3 रिटायर हो जाते हैं और वो फिर चुने जाते हैं, और हर तीसरे वर्ष में राष्ट्रपति अपने जो मनोनीत जो सदस्य हैं उन्हें चयन करता है। तो मतलब वो स्थायी सदस्य बना रहता है, स्थायी संस्था बना रहती है, जबकि लोकसभा हर 5 साल में विकसित हो जाती है। तो संसद शब्द का पार्ट फर्स्ट इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं। संसद का गठन, दोनों सदनों की संरचना, राज्यसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना, लोकसभा की चुनाव प्रणाली किस तरह होती है, दोनों सदनों की अवधि, ये हम देख रहे हैं। तो उसमें राज्यसभा की जो अवधि है वो हम देख चुके हैं, अब हम लोकसभा की अवधि देखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे संसद की सदस्यता, और संसद में किस तरह सदस्य बनाया जा सकता है, उससे किस तरह बाहर किया जा सकता है दल बदल कानून द्वारा, स्थानों पर रिक्त होना और वेतन भत्ते, ये हम पार्ट वेस्ट के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं। अब टॉपिक हम देख चुके हैं, इंट्रोडक्शन, संसद का गठन, दोनों सदनों की संरचना, राज्यसभा लोकसभा की संरचना, लोकसभा की चुनाव प्रणाली, दोनों सदनों की अवधि, संसद की सदस्यता, ये दोनों टॉपिक अभी ये 8 तक हम खत्म कर देंगे। अभी दोनों सदनों की अवधि हम देख रहे हैं। तो दोनों सदनों की अवधि में पहले देखेंगे हम राज्यसभा की अवधि। तो राज्यसभा की अवधि आपको पता ही है 6 साल होती है, और इसमें जो लाइन है वो आपके सामने रेडी कर देता हूँ। राज्यसभा पहली बार 1952 में स्थापित निरंतर चलने वाली संस्था है, यानी यह एक स्थायी संस्था है और इसका विघटन नहीं होता, किंतु इसके एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ये सीटें चुनाव के द्वारा फिर भरी जाती हैं और राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष की शुरुआत में मनोचयन होता है। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी बार चुनाव लड़ सकते हैं और नामित हो सकते हैं। संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के लिए पदावधि निर्धारित नहीं की थी।
तो सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी बार चुनाव लड़ सकते हैं और नामित हो सकते हैं? संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के लिए पदावधि निर्धारित नहीं की थी, इसे संसद पर छोड़ दिया था जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम। इसी के तहत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 माह की होनी चाहिए, ऐसे संसद ने कहा। इस अधिनियम ने भारत के राष्ट्रपति को पहली राज्यसभा में चुने गए सदस्यों की पदावधि कम करने का अधिकार दिया। पहले बैच में यह तय हुआ कि लॉटरी के आधार पर सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाए। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्यों की सेवानिवृत्ति के आदेश को शासित करने वाले उपबंध बनाने का अधिकार भी दिया गया। अब पढ़ेंगे हम लोकसभा की अवधि। तो लोकसभा की अवधि राज्यसभा से अलग होती है। इसकी अवधि 5 साल की होती है। राज्यसभा निरंतर चलने वाली संस्था है, लोकसभा जारी रहने वाली संस्था नहीं है। सामान्य तौर पर इसकी अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है। जो चुनाव होता है उसमें जो जीतता है उसकी जो सरकार बनती है उसकी जो पहली बैठक होती है वहाँ से लेके 5 साल तक इसका कार्यकाल होता है। देन इसके बाद ये खुद विघटित हो जाती है। हालांकि राष्ट्रपति को 5 साल के पहले किसी भी समय विघटित करने का अधिकार है। इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लोकसभा की अवधि आपात की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसका विस्तार किसी भी दशा में आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं हो सकता। मतलब आपातकाल की स्थिति में ऐसे 1 साल बढ़ाया जा सकता है लोकसभा के कार्यकाल को, ठीक है। लेकिन ये आपातकाल खत्म हो गया उसके बाद 6 महीने लास्ट है, इसके बाद नहीं, इससे ज़्यादा नहीं रह सकती वो सरकार, उसको विघटित होना पड़ेगा। तो ये इमरजेंसी के टाइम में वैसे 5 साल रहती है। तो अब हम देखेंगे संसद की सदस्यता। संसद का सदस्य बनने के लिए हमें क्या-क्या अर्हताएँ होनी चाहिए, क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, वो हम देखने जा रहे हैं। और किस तरह वहाँ से निर्णय मतलब निष्कासित भी किया जा सकता है। तो वो सब हम देखेंगे संसद के सदस्यों के बारे में। तो संसद की सदस्यताओं के लिए अर्हताएँ: कोई भारत का नागरिक होना चाहिए, चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष उसे शपथ लेनी होगी, सौगंध मुझे उस मिट्टी की मैं ये देश नहीं। तो ये सौगंध लेती है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में। और क्या शब्द थे उनके, वो आपने ही सुना होगा, सौगंध। तो उन्हें सौगंध लेनी होती है किसी किसी व्यक्ति के समक्ष जो चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किया गया है उसके समक्ष। और क्या शपथ लेनी होती है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, ये शपथ लेनी होती है। और राज्यसभा में मिनिमम एज 30 चाहिए राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए, और लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज 25 एज चाहिए। और उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएँ होनी चाहिए दैट्स डिमांड पार्लियामेंट। और कोई अलग अर्हताएँ जो पार्लियामेंट अलग से डिमांड कर ले तो कर ले भैया। तो वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, यही है। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 संसद ने निम्नलिखित अन्य अर्हताएँ निर्धारित की हैं। उस व्यक्ति को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। यह लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों को निर्वाचन के लिए अनिवार्य है। लेकिन ये इस टाइम नहीं है, ये पहले था सन 2003 से पहले। वर्ष 2003 में सरकार ने राज्यसभा के निर्वाचन के लिए ये बाध्यता समाप्त कर दी। बाद में वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको वैध ठहरा दिया। मतलब सही निर्णय लिया है, मतलब सही नीति बनाई है आपने, संसद को सही ठहरा दिया सरकार को। यदि कोई व्यक्ति मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा वो उसी प्रादेशिक क्षेत्र का वो होना चाहिए, वो मतलब उसकी वोटर आईडी वहीं की होनी चाहिए। जहाँ से चुनाव लड़ेगा ना वहीं वहीं की होनी चाहिए, उसी प्रादेशिक क्षेत्र की। इसको 2003 में समाप्त कर दिया। अपने भारत देश का मतलब कहीं का भी नागरिक कहीं से चुनाव लड़ सकता है इस टाइम। ज़रूरी नहीं है कि उसका वोटर आईडी वहीं का हो।
वोटर आईडी कहीं का भी हो सकता है, लेकिन वो चुनाव कहीं पे भी लड़ सकता है। तो ये 2006 में सरकार ने लागू कर दिया इसको, लोकसभा फिर राज्यसभा फिर राष्ट्रपति शासन करके इसको इस नियम को लागू कर दिया। यदि कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे किसी राज्य संघराज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए। मतलब SC/ST सीट पर लड़ना चाहता है तो उसे SC/ST का कैंडिडेट होना चाहिए वो, है ना। ये SC/ST जनरल सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, बाकी जो रिजर्व है वो तो लड़ेंगे ही, लेकिन जनरल सीट पे भी लड़ सकते हैं। और क्या निरर्थताएं होनी चाहिए वो देख लेते हैं। निरर्थता मतलब किस किस कारण से आपको संसद के सदस्य से निर्धारित मतलब चुनने के बाद या चुन मतलब एंट्री नहीं दी जाएगी, क्वालिफिकेशन ये नहीं होंगे तो चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे, और लड़ भी जीत भी जाएंगे तो बाहर भी कर सकते हैं। तो वो है निरर्थताएं। तो संविधान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं बन सकता, कौन कौन व्यक्ति संसद सदस्य नहीं बन सकता, तो उसमें है यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, उसकी कोई सरकारी नौकरी हो तो उसे छोड़नी पड़ेगी। नहीं, संसद द्वारा तय कोई पद या मंत्री पद को छोड़कर, हाँ सॉरी, इसमें क्या कुछ पद हैं संसद द्वारा या मंत्री पद, इनको इन पे रह अ, इन पे रहा जा सकता है। मंत्री पद लाभ का पद है, लेकिन इससे संसद की सदस्यता नहीं छूटेगी। यदि वे विकृत है और न्यायालय में ऐसी घोषणा की है, विकृत मतलब मानसिक दिवालिया है, घोषित दिवालिया है, कि ये भारत का नागरिक नहीं है और उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, और वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा को अविस्वीकार किए हुए है। यदि वे संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा निरस्त कर दिया जाता है, तो या तो उसने विदेश की नागरिकता स्वीकार कर की हुई है, या फिर वो दिवालिया है, या फिर वो किसी लाभ का पद धारण किया हुआ है, तो ये बातें हैं। और कोई संसद द्वारा स्पेशल कोई विधि उससे उसे आउट कर दिया हो, तो ऐसा होता नहीं है कि ये 4 पॉइंट है मेन तो इसमें एक और नहीं, इसमें ये 4-5 पॉइंट और दे रखे हैं जो मैंने नोट्स में लिखे, इतनी ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ देता हूँ आपके सामने। संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 निम्नलिखित अन्य निरताएं निर्धारित की हैं। 1991 थोड़ी अन्य निर्धारित है, वो क्या है? वह चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्टाचारण के तहत दोषी करार नहीं दिया गया हो। शॉर्ट नोट्स में लगा, लेकिन इम्पोर्टेंट तो ये भी है भाई साहब। तो उस वो भ्रष्टाचारण का दोषी नहीं होना चाहिए चुनाव या चुनावी अपराध में या चुनाव में भ्रष्टाचार का ना। दूसरा पॉइंट है, उसे किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा नहीं हुई हो, परंतु प्रतिबंधात्मक निषेध विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति का बंदीकरण निर्णयता नहीं है। मतलब अपराध में 2 वर्ष से ज़्यादा सज़ा नहीं होनी चाहिए उसको। और तीसरा पॉइंट है, वह निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल नहीं रहा हो। उसको चुनावी खर्च देना होगा पूरा, और नहीं देगा तो दिक्कत है भाई साहब। चौथा पॉइंट है, इसमें उसे सरकारी ठेका, काम या सेवाओं में कोई दिलचस्पी नहीं हो। और पाँचवा, वह निगम में लाभ के पद या निदेशक या प्रबंध निदेशक के पद पर न हो, उसमें सरकार का 25% हिस्सा हो। तो किसी निगम में पद मतलब वही है, वो सरकार के पद नहीं होने चाहिए। उसे भ्रष्टाचार या निष्ठाहीन होने के कारण सरकारी सेवाओं से बर्खास्त नहीं किया गया हो। उसे विभिन्न समूह में शत्रुता बढ़ाने या रिश्वतखोरी के लिए दंडित नहीं किया गया हो। उसे इनमें छुआछूत, दहेज व सती जैसी सामाजिक अपराधों का प्रसार और संलिप्त नहीं पाया गया हो। तो इन कारणों से भी संसद की सदस्यता आपकी भंग हो सकती है, या फिर चुनाव नहीं लड़ने दिया जा सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग के सामने तो प्रस्तुत करोगे आप नहीं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, वही फिर आगे प्रोसेस बढ़ाता है, वो वही मना कर देगा ना, दिक्कत होगी तो भाई साहब। तो फिर अपन पढ़ते हैं दल बदल के आधार पर निर्णयता। तो ये तो जनरल पॉइंट थे अपने अपन ने अभी देखे, लेकिन दल बदल जो बाद में आया था कानून, उसके आधार पर निर्णय कैसे हुआ, किस तरह उसे निष्कासित या फिर अयोग्य करार दिया जा सकता है दल बदल के आधार पर, वो हम देखते हैं। ये बात का कानून है तो देख लेते हैं भाई साहब, इस पर क्वेश्चन भी आए हुए हैं यूपीएससी के अंदर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत काफ़ी करंट अफेयर में काफ़ी रहता है। संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को संसद की सदस्यता के निर्णय, तो हम ये देख रहे हैं ना दल बदल के आधार पर निर्णयता। मैं इसमें किताब में जो लिखा हुआ है उसको आपको अंडरस्टैंड कराने का प्रयास करूँगा। बाकी आप साथ में किताब लेके बैठिए, बहुत अच्छे से समझ आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्त।
तो संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को संसद की सदस्यता के निर्णय ठहराया सकता है अगर उसे 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार दल बदल का दोषी पाया गया है। तो दल बदल जो कानून है वो 10वीं अनुसूची के अंदर है। तो उसके उपबंधों के आधार पर अगर वो दोषी पाया गया तो भाई साहब दिक्कत है। तो उसे आयोग ठहराया जा सकता है ना। सदस्यों को दल बदल विधि के निम्नलिखित उपबंधों के तहत निर्णय करा दिया सकता है। तो उसमें नियम क्या है वो अपन देख लेते हैं। तो पहला है, अगर वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग करता है जिस दल के टिकट पर उसे चुना गया हो। अगर किसी दल से चुनाव जीत गया और फिर उसने चेंज कर लिया दल, तो भाई साहब मेहनत तो उस राजनीतिक दल की लगी, वो तो गई ना, वो तो किसी दूसरे दल में हो गया। और वो ये सब होता है एक बहुत लालच के लिए होता है, कुछ नहीं। तो कानून बना दिया इस पे, इसलिए क्योंकि दिक्कतें आई थी, सरकार तक गिर गई थी उस टाइम जब से चुनाव नहीं आया था उससे पहले, इन कारणों से तो बनाना पड़ा मजबूरी में। दूसरा पॉइंट है, अगर वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या नहीं करता है। अ, ठीक है। तीसरा है, अगर निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। अगर कोई नामित या नाम निर्देशित सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो 10वीं अनुसूची के तहत निरंतरता के सवालों को निपटारा राज्यसभा में सभापति व लोकसभा में अध्यक्ष करता है, न कि भारत का राष्ट्रपति। तो निपटारा कौन करता है? राज्यसभा में सभापति, लोकसभा में अध्यक्ष। 1952 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सभापति अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो अब हम देखेंगे स्थानों का रिक्त होना। स्थानों का रिक्त होना। तो स्थानों का रिक्त होना, तो निम्नलिखित स्थितियों में संसद सदस्य स्थान रिक्त करता है। दोहरी सदस्यता। कोई व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदस्यों का सदस्य नहीं हो सकता। इस कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निम्नलिखित प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है, उसे 10 दिन के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। सूचना न देने पर राज्यसभा में उसकी सीट खाली हो जाएगी। अगर किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता है, तो पहले वाले सदन में उसका पद रिक्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुना जाता है, तो उसे स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करने का अधिकार है, अन्यथा दोनों सीटें रिक्त हो जाती हैं। इसी प्रकार कोई व्यक्ति एक ही समय संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति निर्वाचित होता है, तो उसे 14 दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल की सीट को खाली करना होता है, अन्यथा संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। हाँ, इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर विधानसभा में वो चुनाव जीत गया और वहाँ संसद में भी जीत गया, लोकसभा राज्यसभा में किसी में, तो उसे या तो विधानमंडल में रहना होगा या फिर संसद में रहना होगा। एक चीज़ उसे त्यागनी होगी या फिर दोनों खाली हो जाएगी, दोनों उसकी सदस्यता, लिखा हुआ है। तो वो सिंपल सिंपल सी बातें बोली थी, आप वो समझ गए होंगे उसमें। इसमें फिर है निरर्थता। यदि कोई व्यक्ति संविधान में दी गई विनिर्णयता से ग्रस्त पाया जाता है, तो उसका स्थान रिक्त हो जाता है। यहाँ विनिर्णयता में संविधान की 10वीं अनुसूची में दर्ज निरर्थता में दल-बदल भी शामिल है। निरर्थता अपन ने पढ़ी ली थी 1951 में सारी, वो भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए वो, और निरर्थ और किस वजह से चुनाव नहीं लड़ सकता वो अपन ने देख ली। और दल-बदल तो अभी पढ़ा था जस्ट उसमें, कि वो किसी पार्टी से चुनाव लड़ा, दूसरी पार्टी में नहीं आना चाहिए। और ये कि और जो राजनीतिक दल है उसके निर्देशों का पालन करना चाहिए वो कैंडिडेट। तो ये दल-बदल कानून है, इसमें काफ़ी अच्छा भी है, थोड़ा बहुत उसमें हल्की-फुल्की बुराई भी है। तो कमी है ना कि आप जो कैंडिडेट है वो राजनीतिक दल से चुन तो लिया, लेकिन राजनीतिक दल की अगर विचारधारा अगर किसी मुद्दे पर गलत पाई गई, तो वो विरोध भी तो नहीं कर पाएगा पूरी तरह से। दिक्कत है ना थोड़ी-सी तो। खैर कोई नहीं, सुधर जाएगा टाइम के साथ-साथ। अच्छे लोग वहाँ पे जाएँगे तो चीज़ें बदल जाएँगी। और फिर है पदत्याग। तो कोई सदस्य यथास्थिति राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना स्थान त्याग सकता है। त्यागपत्र स्वीकार होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाता है। हालांकि सभापति या अध्यक्ष त्यागपत्र को स्वीकार नहीं भी कर सकता, बशर्ते उसे ऐसा लगे कि त्यागपत्र स्वेच्छा से नहीं दिया गया है या वास्तविक नहीं है। ऐसा उसे लगे ना कि त्यागपत्र उसकी स्वेच्छा से नहीं है, बल्कि किसी दबाव में या फिर ऐसा ही किसी किसी मतलब, अ, उसको ऐसा लगता है कि
बाहरी कारणों से वो दे रहा है तो वो उसे स्वीकार नहीं करेगा अध्यक्ष लोकसभा का, नहीं। और राज्यसभा में सभापति। और फिर है अनुपस्थिति। तो इस पे भी नियम है भाई साहब। तो नियम क्या है? यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। अगर 60 दिन से ज़्यादा अनुपस्थित रहे तो आपका पद रिक्त हो जाएगा सदन से। इसलिए अटेंडेंस भी ज़रूरी है। जैसे स्कूल में होना ज़रूरी है, कॉलेज में होना, कॉलेज में तो कोई करता नहीं है ना। वैसे संसद में भी कोई कोई कैंडिडेट होते हैं जो कम या कम कम काफ़ी कम आते हैं, लेकिन 60 दिन की लगातार अटेंडेंस नहीं दोगे तो आपका पद रिक्त हो जाएगा। आपकी सारी चुनाव की मेहनत पे पानी फिर जाएगा दोस्त। वो तो खैर है जो है, पर इतना लापरवाह तो कौन होगा। 60 दिनों की अवधि की गणना में सदन के स्थगन या सत्रावसान की लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि को शामिल नहीं किया जाता। तो ये 4 दिन जो शामिल नहीं किए जाते, सदन का स्थगन, सत्रावसान की लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि, ठीक है ना। तो अन्य स्थितियां, किसी सदस्य को संसद की सदस्यता रिक्त करनी होती है यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य कर देता है, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, यदि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है, यदि उसे किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है। तो ये जो कारण है वो है स्थानों का रिक्त होने का। तो इसमें अन्य स्थिति अपन ने देख ली। अब हम देखेंगे शपथ या प्रतिज्ञान। संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है और उस पर हस्ताक्षर करता है। शपथ या प्रतिज्ञान में संसद सदन प्रतिज्ञा करता है कि मैं भारत के के संविधान में सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता व अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। नंबर 3, कर्तव्यों की श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो ये जो 3 प्रतिज्ञाएं संसद में राष्ट्रपति के समक्ष लेता है संसद का सदस्य। या फिर राष्ट्रपति किसी को नियुक्त कर देता है, उसको समक्ष लेता है। जब तक सदस्य शपथ नहीं लेता तब तक वह सदन की किसी बैठक में हिस्सा नहीं ले सकता और न ही मत दे सकता है। वह संसद के विशेषाधिकारों और उत्मितियों का भी हकदार नहीं होता। निम्नलिखित परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति सदन के सदस्य के रूप बैठता है तो उसे प्रतिदिन 500 रुपये जुर्माना भरना होगा। अगर वो बिना निम्नलिखित अगर वो बिना शपथ लिए और वहाँ पे बैठ जाता है सदन के अंदर तो उसे 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा। तो उन्हें 500 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा अगर बिना शपथ लिए वो संसद के किसी सदन में बैठते हैं तो। और जब उसे मालूम हो किसी की तरफ से भरना, ठीक है। तो ये बात है शपथ की। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते हम पढ़ेंगे।